अब तक हमने जो पढ़ा ज्योतिष में पीछे के पार्ट में, तो कुछ ग्रहों के बारे में जाना, राशियों के, नक्षत्रों के बारे में। अब हम कुंडली को कैसे पढ़ते हैं इस विषय पे बात करेंगे। तो कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, तो सबसे पहले मैंने आज के दिन की, जैसे आज का दिन है, तो सबसे पहले मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ। मेष लग्न। लग्न क्या होता है? जिस समय आप पैदा हुए उस समय आपका लग्न क्या था। जब आप कुंडली कंप्यूटर में डालेंगे तो लग्न निकल के आएगा, और वो लग्न कुंडली हो गई। फिर होती ही है चंद्र कुंडली। जिस समय हम पैदा हुए उस समय चंद्रमा जिस राशि में था वो चंद्र कुंडली हो गई। और तीसरी कुंडली होती है जिसमें सूर्य, जब हम पैदा हुए तो सूर्य जिस राशि में थे, तो सूर्य जिस राशि में थे, हम आज की नहीं, आज मकर में नहीं है सूर्य, सूर्य कल मकर में है, कल की कुंडली मान के चलिए, कल की मेष लगन की कुंडली। हम मेष लगन से स्टार्ट करते हैं और फिर 12 लगन के विषय में हम बताएंगे कि अब जैसे ये मेष लग्न है तो मेष लगन वालों के लिए ये कुंडली कैसी होगी। राशि वालों के लिए नहीं, राशि तो कुंभ है, लेकिन मेष लगन वालों के लिए कुंडली कैसी होगी, ये कुंडली उनकी क्या कहती है जो मेष लगन के लोग हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी भी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ और टाइम आप डालें। हम आपकी कुंडली के विषय में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हम पहले मेष लगन के विषय में बात करते हैं। जैसे मेष लग्न है किसी व्यक्ति का और उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये बन के आ रही है। जैसे कल कोई बच्चा पैदा हुआ वो मेष लगन में, तो उसकी कुंडली ये बन के आई। अब मेष लगन कब पड़ रहा है, तो वो बात उसे हमें कंप्यूटर से भी पता चल जाएगा। जब हम कुंडली का काका बनाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। वैसे सूर्य दिख रहे हैं, सूर्य यहाँ से उदय होते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से एक दो डेढ़ घंटे के हिसाब से अगर मान के चले तो लगभग ये सूर्योदय के बाद ये लगभग 1-2 बजे करीब में आसपास बैठेंगे, कुंडली होगी लगभग, ये अंदाजन है। लेकिन हम कंप्यूटर से सीधा निकालेंगे तो कुंडली बन के आ जाएगी। अब मेष लग्न, अब इस कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, लग्न में बृहस्पति बैठे हैं। लग्न यानी कि इसे कहते हैं लग्न। आपने पढ़ा होगा पीछे पार्ट में बात बता चुके हैं हम कि लग्न क्या होता है, द्वितीय भाव का स्वभाव, द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है, लग्न से क्या देखा जाता है, तृतीय से, ये हम पहले बता चुके हैं। अब आप देखेंगे कि ये मेष लगन की कुंडली है, इसमें बृहस्पति लग्न बैठे हैं। तो लग्न से बृहस्पति की दृष्टि भी हम बता चुके हैं पिछले पार्ट में, ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है। तो बृहस्पति जहाँ होता है वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है। उसके बाद 5वें घर में अपना उनका असर होता है। 5वें घर का बृहस्पति, 5वीं दृष्टि होती है बृहस्पति की, पूर्ण दृष्टि 5वें घर को देखते हैं, फिर 7वें घर को देखते हैं, फिर 9वें घर को देखते हैं। अब कुंडली में बृहस्पति 5वें घर को, 7वें घर को और भाग्य के घर को, यानी कि पूरे तीनों मुख्य भावों को प्रभावित कर रहे हैं बृहस्पति। अब यहाँ पे 5वें घर पे तो संतान की दृष्टि, यानी कि इस व्यक्ति के 5वें घर को बृहस्पति देख रहे हैं तो संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। विषम राशि पे दृष्टि पड़ रही है तो संतान भी हो सकता है, पुत्र की प्राप्ति हो विषम राशि में ज़्यादातर। तो मतलब बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, और जो है सोच, डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी, और निर्णय लेने की मतलब इम्प्रेसिव
और लग्न में बैठे हैं तो पर्सनालिटी का, तो पर्सनालिटी यहाँ पे पर्सनालिटी होती है। तो बृहस्पति ही जानते हैं, बृहस्पति का स्वभाव है, वो तो पृथ्वी पे आते हुए सारे उल्लुका को भी अपनी ओर खींच लेता है। उसका आभा मंडल ऐसा है कि अपने उसके ऑरा में जो भी आता है वो सबको अपनी ओर खींच लेता है। तो मेष लग्न का ये व्यक्ति जो है किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में, अपने उसके आभा मंडल में मतलब प्रभाव जो जिसके भी सामने ये पड़ेगा वो व्यक्ति उससे थोड़ा झुक जाएगा, प्रभाव में रहेगा, प्रभावशाली रहेगा ये व्यक्ति। अब 5वें घर को देख रहा है, 5वीं दृष्टि है, तो 5वें घर को देख रहा है, तो 5वें घर को देखने के बाद ये स्थिति पैदा हो रही है कि वो बुद्धि, 5वां घर बुद्धि का है, ज्ञान का है। तो 5वें घर में बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का, इन सब का विकास करेगा। इस मामले में ये बहुत भाग्यशाली साबित होंगे। अब बृहस्पति की 7वें घर में दृष्टि है, भले ही शत्रु दृष्टि हो, लेकिन 7वें घर को कोई भी ग्रह देखता है तो बुरी नज़र से नहीं देखता, क्योंकि 7वां घर अधिमित्र का होता है, चाहे वो शत्रु राशि ही क्यों ना हो। तो 7वें घर को मतलब पत्नी के घर को संतुलित कर रहा है और विवाह का योग बना रहा है। अब ये मत सोचिए कल ही पैदा हुआ है तो विवाह कैसे हो जाएगा, लेकिन बात मतलब 15 तारीख को, ये 15 तारीख कुंडली है, 15 तारीख को पैदा होगा तो ये 15 तारीख की कुंडली हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर इस तरह तो हम पढ़ने के लिए हमने बनाई है कुंडली, लेकिन किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर बृहस्पति इस अवस्था में बैठे होते हों तो वो मतलब 7वें घर को, 7वां घर पत्नी का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, उसका विकास करेगा, 7वें घर का विकास करेगा। बृहस्पति जिसको देखते हैं उसको विकसित करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ विकास करते हैं। तो 5वें घर को विकास कर रहे हैं, 7वें घर का विकास कर रहे हैं, विकास के देवता हैं, और 9वें घर का विकास यानी भाग्य का भी विकास कर रहे हैं। तो भाग्य भी, धर्म भी, 9वां घर भाग्य का और धर्म का है, उसका भी विकास कर रहे हैं। अब मजबूत अवस्था, एक बलवान अवस्था में है, इसलिए ये प्रभाव और ज़्यादा होंगे। अब दूसरा घर हम ले के चले, दूसरे घर की स्थिति क्या रहेगी? धन धान्य की स्थिति, मतलब संचय की स्थिति, वाणी की स्थिति। तो वाणी का स्वामी शुक्र, वाणी का स्वामी जो शुक्र है, वाणी का घर का स्वामी शुक्र 8वें घर में बैठे हैं। तो शुक्र यहाँ कमजोर हो गए, परंतु अपने घर को देख रहे हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, तो शुक्र इस तरह से यहाँ तक ये वाणी के घर को देख रहे हैं। वाणी को और लिक्विडिटी, बैंक बैलेंस को मजबूत बनाएंगे। इनका भाग्य, मतलब भाग्य भी अच्छा है, संतान भी अच्छी है, पत्नी का भी अच्छा है, और बैंक बैलेंस को भी अच्छा बना रहे हैं यहाँ पे शुक्र। बैंक बैलेंस अच्छा मतलब क्योंकि दृष्टि पड़ रही है 7वीं उनकी, इसीलिए यहाँ पे शुक्र अपने घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की ही होती है, और उसको देख रहे हैं तो उसको मजबूत करेंगे, कमज़ोर नहीं। तो भले खुद कमज़ोर है, लेकिन अब जहाँ पे उनकी दृष्टि है वहाँ पे वो मजबूत करेंगे। हमें एक बात कुंडली में जाननी होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में ग्रह कमज़ोर होते हैं, और बहुत बार जब कमज़ोर होते हैं तो उनको ताकतवर बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब एक चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा कि जिस घर में कोई ग्रह बैठा होता है तो ज़रूरी नहीं कि उस घर को वो मजबूत कर रहा होता है। अब शुक्र 8वें घर में कमज़ोर हैं, ये और कमज़ोर हो जाते क्योंकि मंगल 9वें घर में और मजबूत हैं। तो 8वां घर मजबूत हो रहा है, 8वां घर मजबूत हो रहा है, तो उसमें शुक्र और ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो किसी भी राशि का स्वामी, किसी भी घर का स्वामी अगर कमज़ोर है या बलवान है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ग्रहों की स्थितियाँ तो हैं, लेकिन
राशि का स्वामी भी मजबूत होना, कमज़ोर या मजबूत अवश्य देखना चाहिए, वही बेस है। अब बात आ जाती है कि ग्रह उस पर क्या प्रभाव अपना डाल रहा है। तो कभी कभी ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उनको ताकतवर बनाया जाता है। ताकतवर तब बनाया जाता है जब ये आप निश्चित कर लीजिए कि उसको ताकतवर बनाने से कौन सा घर मजबूत होगा, कौन सा घर मजबूत होगा। अब यहाँ पे शुक्र को हम ताकतवर बनाते हैं। अगर शुक्र ताकतवर हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, तो वाणी का घर, धन संचय का घर, ये घर मजबूत हो जाएगा। दूसरा, पत्नी का, पार्टनर का, कहीं पार्टनर से झगड़ा या कोई टेंशन चल रही हो या पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो शुक्र को अगर मजबूत कर देते हैं तो ये दोनों घर मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह से शुक्र को हम मजबूत कर सकते हैं, तब हम मजबूत करेंगे। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि ग्रह पे, किसी भी ग्रह पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि होती है, तो उस अवस्था में भी ग्रह कमज़ोर हो जाता है। और कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में उसे ताकतवर नहीं करना है, उसकी अशुद्धि को समाप्त करना है, उसे शुद्ध करना है, तो वो अपने आप काम करने लग जाएगा। बस शुद्ध करना है। हर समय यही नहीं है कि उसे ताकतवर करना है या कमज़ोर भी करना होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं, जैसे कर्ज, आपका व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो व्यय के घर को अगर हम कमज़ोर कर दें तो व्यय कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि व्यय कमज़ोर हो जाएगा तो साथ साथ आपके भोग विलास के साधन भी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि व्यय का और भोग का घर एक है। आपको लाभ नहीं हो रहा है तो लाभ के स्वामी को मजबूत करना है हमें। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि एक राशि, एक ही ग्रह के दो दो राशियां हैं। तो कोई ऐसा ग्रह, मतलब ऐसा ग्रह हो जो एक शुभ भाव का स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि पहला अशुभ है या पहला शुभ घर है। अगर पहला अशुभ घर का स्वामी है, दूसरा शुभ घर का स्वामी है, तो हमें उसे छोड़ देना है, हमें उसे बलवान नहीं करना, क्योंकि वो पहले अशुभ प्रभाव देगा, बाद में शुभ प्रभाव देगा। इसीलिए अब वो जो शुभ घर है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और वो ग्रह किसी शुभ घर का स्वामी हो, अच्छे घर का स्वामी हो, उसको ताकतवर करने में कोई भी घर जो है कमज़ोर ना हो। मतलब जैसे कि हम बात करते हैं कि हम चंद्रमा लाभ घर में बैठे हैं, लाभ घर में बैठे हैं, चंद्रमा को ताकत देंगे तो चौथा घर, सुख का घर मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ आ गए हैं। चंद्र शनि का योग विष योग होता है। चंद्रमा शनि जब एक साथ मिल जाते हैं तो मन जो है बड़ा गहराई में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अंदर एक अनजाना सा भय, बेचैनी, डर, इस तरह की स्थितियाँ पैदा मन में होने लगती हैं। तो जो है चंद्रमा उस समय छाया में पड़ जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, कि वो राहु से नहीं शनि से भी पीड़ित होते हैं चंद्रमा। तो ऐसे विष योग कहते हैं। चंद्र और शनि का योग विष योग होता है। ऐसे में सुख का भाव जो है कमज़ोर हो जाता है, सुख का भाव इनका कमज़ोर हो रहा है। अब वो चर्चा करते हैं, अभी देखते हैं। अभी हमने द्वितीय की चर्चा करी, द्वितीय के बाद हम अब तृतीय पे पहुँचे। तृतीय की अवस्था क्या है? तृतीय घर का स्वामी बुध है। बुध यहाँ से सातवीं दृष्टि अपने तृतीय घर को देख रहा है, बड़ा मजबूत कर रहा है। सातवें घर को देख के बहुत मजबूत कर रहा है, तृतीय घर को, तृतीय स्थान को बहुत मजबूत कर रहा है। और मंगल भी तृतीय को देख रहा है, परंतु मंगल शत्रु दृष्टि से देख रहा है। तो लेकिन फिर भी सातवां है तो इसलिए गनीमत है, ज़्यादा अनिष्ट नहीं करेगा, थोड़ा लाभ ही देगा, नुकसान नहीं। तो तृतीय घर यानी बलवान, पराक्रम का पराक्रम भी आपका बलवान हो रहा है। तो मतलब ये मान के चलिए कि कल मेष लग्न में पैदा होने वाला व्यक्ति के ये विषय में हम बात कर रहे हैं। मेष लग्न 15 तारीख को मेष लग्न में जो भी बच्चा पैदा होगा उसका भाग्य जीवन में
ऐसा होगा, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें किसी ने कुंडली भेजी नहीं है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय और जन्म स्थान भेजिए, हम आपके विषय में चर्चा करेंगे। अब हम इस पे देखते हैं। तो ये तीसरा घर मजबूत हो रहा है, तो हमारा पराक्रम मजबूत हो रहा है, भाई बहनों का पक्ष मजबूत हो रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। तो ये आपका तीसरा घर भी मजबूत हो रहा है। पहला ही मजबूत हुआ, दूसरा भी मजबूत है, तीसरा भी मजबूत है। अब हम कहते हैं चौथे की बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ देखते हैं चौथे का स्वामी। आपको हमने बताया था कि केंद्र से, केंद्र में, केंद्र कौन सा होता है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये केंद्र है। 4 केंद्र हैं। इनसे छठे सातवां, इनसे छठे आठवां, छठा आठवां जो भी ग्रह होगा, जो भी घर होगा, ग्रह नहीं, जो भी घर होगा, वो घर इसका निगेटिव होगा। यानी कि चंद्रमा 8वें चले गए, चौथे के स्वामी हो गया। 8वें कैसे चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि निगेटिव में चले गए। तो सब चीज़ तो होगा, लेकिन सुख का अभाव होगा, माता को कष्ट होगा, माता रोगी होंगी, माता को पीड़ा होगी, शरीर में कष्ट होके, अचल संपत्ति में कहीं दिक्कत है, मुकदमा चल रहा होगा तो उसके डिसीजन आने में दिक्कत आएगी, मुकदमे में सफलता कम मिलेंगी। तो इस तरह से जो है चौथे घर को, जो है लाभ के घर को नुकसान मिलेगा, मतलब चौथे घर को। तो चंद्रमा को यहाँ पे कष्ट मिल रहा है, तो चौथा घर भी कमज़ोर हो रहा है। तो इस कुंडली में चौथा घर कमज़ोर है, तो चंद्रमा यहाँ 8वें घर में आ गए, तो ये घर कमज़ोर हो गया। अब चौथे घर से यहाँ पे बुध बैठे हैं छठे में, बुध और मंगल बैठे हैं। चलिए इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। और इसमें केवल मंगल के विषय में हम बात करेंगे। ये 9वां घर है। 9वें घर से मंगल, आप जानते हैं कि मंगल की दृष्टि जो होती है, मंगल की दृष्टि हमने बताई थी, अपने जहाँ भी होते हैं उस स्थान पे प्रभाव तो डालते ही हैं। चौथे को, 7वें को और 8वें को भी अपना पूर्ण प्रभाव से देखते हैं। तो यहाँ से आ गए मंगल चौथे 12वें घर को देख रहे हैं, और फिर आ गए 7वें घर को तीसरे घर को देख रहे हैं, और फिर 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे। यानी कि निश्चित ही तौर पे ऐसे व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि उसको हार्ट की बीमारी, क्योंकि चंद्रमा हृदय के कारक है, मंगल रक्त के कारक है, तो हृदय रोग, हृदय कष्ट, हार्ट अटैक, किडनी से संबंधित समस्याएं, माता को हार्ट अटैक, माता को समस्या है, माता को किसी भी तरह के गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और भूमि विवाद सामने आ सकता है, क्योंकि अचल संपत्ति का स्वामी, अचल संपत्ति का घर है चौथा घर, वहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल भूमि धरती पुत्र कहे गए हैं, तो भूमि से संबंधित कोई ना कोई कष्ट प्राप्त होगा। तो मंगल 8वें चौथे घर को, मतलब इस कुंडली में अभी तक हम पहला, दूसरा, तीसरा देखा हमने, ठीक था, लेकिन चौथा खराब हो गया है। तो चौथे को संतुलित करना होगा। इस कुंडली को देखने के बाद हमें चौथे घर को मजबूत मतलब सही करना होगा। वो कमज़ोर, एक तरह से कमज़ोर भी है और पीड़ित भी है। एक आदमी होता कमज़ोर है लेकिन पीड़ित, मतलब किसी द्वारा पीड़ित नहीं है, मतलब कमज़ोर है लेकिन कोई बीमारी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कमज़ोर भी है और बीमार भी है। अब चौथा घर यहाँ कमज़ोर भी हो गया और बीमार भी हो गया, तो उस पर डबल जो है इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब असर जो है उस पर दुगना हुआ है। तो चौथा घर यहाँ पे खराब हो गया है। अब आगे हम 5वें घर पे बात करेंगे। तो 5वें घर पे दृष्टि किसकी है, बृहस्पति की। तो हमने पहले बताई दी थी 5वें 1 2 3 4 5, 5वें घर को, 5वीं बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो बृहस्पति 5वें घर को देख रहे हैं, 5वां घर बलवान हो रहा है। चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि से, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, तो चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि से
पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ भी इसको ताकतवर बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा खुद पीड़ित है, इसीलिए उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाएंगे। शनि की दृष्टि होती है तृतीय। अब यहाँ पे देखिए लग्न जो है, ये लग्न पे, अब लग्न पे बाद में बात करेंगे, भी पहले पांचवें पे कर ले बात। अब पांचवें घर पे भी शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 7 हो गया, 8, 9, 10। शनि की 7, 8, 9, 3, 7 और 10 शनि की दृष्टि है। जहाँ होंगे वहाँ से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को पूर्ण बलवान होके देखेंगे। अब शनि अपनी राशि के है तो इस समय राजा है, मजबूत है, पावरफुल है। तो अब पांचवें घर को देख रहे हैं, तो पांचवें घर को शनि मजबूत कर रहे हैं, लेकिन शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं तो संशय भी पैदा करेंगे। लेकिन बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ जाने की वजह से वो संतुलित कर ले रहे हैं बृहस्पति। तो कुल मिला के पाँचवा औसत इसको हम मान सकते हैं, ये 65-70% पाँचवा घर मजबूत है, ठीक है, मतलब उत्तम है। अगर किसी की दृष्टि और नहीं होती, केवल बृहस्पति की रही होती तो बहुत अच्छी रही होती। अब हम बात करेंगे छठे घर की। छठे घर में केतु बैठे हैं। केतु स्वामी किस चीज़ के हैं? केतु तंत्र मंत्र यंत्र टोना टोटका, भूत प्रेत, बाधा, नज़र, आकस्मिक दुर्घटनाएं, वैसे शुभ ग्रह है, लेकिन छठे घर में अच्छा फल नहीं देते। छठे घर में केतु का अच्छा फल नहीं है, राहु हो या बुध हो अच्छा फल मिलता है, लेकिन केतु का होना कोई अच्छा फल नहीं मिलता छठे घर में। अब जो शत्रु होंगे छठे घर पे, उनकी रक्षा, मतलब कोई भी ग्रह जो है, कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा होता है उस घर की रक्षा करता है, उस घर की रक्षा करता है। अब निर्भर ये करता है कि वो कमज़ोर है या ताकतवर है। बाकी वो घर कमज़ोर है या ताकतवर है, ये निर्भर करता है उस घर का स्वामी कहाँ बैठा है, कमज़ोर में है या ताकतवर है, कमज़ोर है या ताकतवर, ये घर पर निर्भर करता है, घर के स्वामी के ऊपर। और ग्रह जहाँ बैठा होता है वो उस घर पे होने वाले इम्पैक्ट को, असर को अच्छा रखता है, बनाता है, लेकिन उसकी स्थिति सही होनी चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, या फिर पाप कर्तरी योग में फंस। पाप कर्तरी योग जैसे होता है कि किसी भी जैसे ये बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे राहु एक क्रूर ग्रह, यहाँ पे भी एक क्रूर ग्रह शनि आ जाते, यहाँ शनि आ जाते तो ये पाप कर्तरी योग में फंस जाते बृहस्पति, तब ये अपना असर नहीं। पाप कर्तरी योग दो क्रूर ग्रहों के बीच में एक सौम्य ग्रह का फंस जाना, एक शुभ ग्रह का फंस जाना। दो क्रूर, आगे पीछे दोनों क्रूर ग्रह हों अगली पिछली राशि में, तो समझ लीजिए बृहस्पति जो, मतलब वो घर जो है कमज़ोर हो जाता, ग्रह कमज़ोर हो जाता है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की, मतलब लग्न की। हमने विषय केवल लग्न की, अभी पर्सनालिटी वगैरह के विषय में बात कर रहे थे। तो अब इसमें हम बृहस्पति को देखते हैं। 1% हमने तुरंत ये कह दिया कि भाई इसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, ये होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ। लग्न का भाव हम अच्छा मान के चल रहे थे, लेकिन है भी, लेकिन एक उस पर बुरी दृष्टि पड़ रही है शनि की। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, शनि यहाँ देख रहे हैं, ये तृतीय दृष्टि, तृतीय शनि यहाँ पे देख रहे हैं, 1, 2, 3। और मेष राशि में शनि की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तो नीच दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो सब गुण मिलते हुए भी कहीं ना कहीं मतलब अभी 100% मिल रहे थे, अब वो हो गए
50%। अब इसको 10% का प्रॉफिट और मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है? तो 10% का प्रॉफिट उसको मिल रहा है कि मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन। आप एक चीज़ मान के चलिए, कभी भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो दोनों ग्रह एक दूसरे के घर को मजबूत करके चलते हैं। तो यहाँ पे मंगल की राशि में बृहस्पति हैं और बृहस्पति की राशि में मंगल हैं। तो मंगल है धनु राशि में और बृहस्पति हैं मेष राशि में। तो दोनों का राशि परिवर्तन आपस में एक दूसरे के दोषों को दूर करता है। तो 10% यहाँ पे 10 या 20% मान लीजिए ये संतुलित हो गया। जो 100% था वो 50% रह गया, लेकिन इन दोनों के राशि परिवर्तन के हिसाब से ये फिर 20% इसको मिल गया, तो ये 70% हो गया। तरीका कुंडली को देखने का यही है कि आप सभी ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए चलें। केवल एक ग्रह को देख के लोग टिप्पणी कर देते कि भाई ये ग्रह यहाँ है तो ये बलवान कर लो, ये नग पहन लो, वो नग पहन लो। खाली इसी से निर्भर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कुंडली में ग्रह कितने डिग्री का है, राशि में ग्रह कितने डिग्री का है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पीछे कुंडली में आपको बताया कि अगर 1 से लेकर 9 है तो बाल्य अवस्था है, 9 से 21 तक वयस्क अवस्था है, 21 से 27 तक वृद्ध अवस्था है, फिर 27 से 3 तक मृत अवस्था होती है, सुप्त अवस्था होती है। तो खाली कुंडली में ग्रह यहाँ पे है, ये प्रभाव डाल रहा है, खाली इसी से नहीं मान लेना चाहिए। वो वहाँ पे होकर कितना मजबूत है, पहले ये भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। उस भाव में है तो कितना मजबूत है। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति 3 डिग्री का हुआ, तब तो सारे ही जो 70% हम मान के चल रहे थे वो भी खत्म हो गया, वो भी नहीं, 70% भी नहीं रह गया। और शनि की दृष्टि और पड़ के और 100% पूरा पर्सनालिटी पूरी डंप। अब ऐसे में लोग कहते हैं यार बृहस्पति लग्न में बैठा है और ये इतने ग्रहों की दृष्टि है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। अरे काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है कि बृहस्पति ही कमजोर है, वो मृत अवस्था में है या फिर बाल अवस्था में है। हाँ, वयस्क अवस्था में तो काम करेगा, तब काम करेगा, उसकी हमें डिग्री भी देखनी जरूरी होती है। अब अगर हम डिग्री निकालें, नक्षत्र निकालें, फिर कुंडली बनाएं पत्रा के हिसाब से, मैंने इसीलिए कहा कंप्यूटर से निकालेंगे तो उसमें डिग्री वगैरह सब कुछ क्लियर होती है। तो डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें एक चीज़ और देखनी होती है हमें कि कोई ग्रह किसी कुंडली में किस नक्षत्र का है, कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा ग्रह मित्र है, ये हमने पहले आपको बताया था। अब हमें ये भी देखना होता है कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, तो उस नक्षत्र का स्वामी उसका मित्र है या शत्रु है, तभी उसका अच्छा प्रभाव हमें मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो अब यहाँ पे शनि की दृष्टि, अब हम लग्न की स्थिति हमारी आ गई 70%, ये हमारी हो गई लगभग 80%, ये हमारा लगभग हो गया 70%, ये लगभग 20% ही मान के चलिए, इसकी स्थिति तो बहुत कमज़ोर है। और ये आपका, इसे हम 75% मान के चलेंगे। छठा घर केतु का है, छठा घर रोग का है, शत्रु का है। रोग, छठे घर में कैसा ग्रह बैठा है, तो छठे घर में केतु बैठा है, तो रोग आपको कैसे होंगे? गठिया बाई से संबंधित जो है, जॉइंट्स से संबंधित जितने रोग होते हैं सब केतु से होते हैं। स्किन से भी रिलेटेड रोग केतु करता है, लेकिन जब वो सूर्य और शुक्र के प्रभाव में आए तब नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे तो उसका प्रभाव जो है अच्छा माना गया है, अलग होता है, मतलब कि स्किन से उसका कोई संबंध नहीं होता वैसे ज़्यादातर। लेकिन हाँ, अगर शुक्र को या शुक्र के साथ हो या सूर्य के साथ हो तो स्किन डिजीज़ देते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगेंगे, इसी स्थिति में है। केतु कन्या के नीच के हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ रहा है
कि ये कन्या के हैं। अब कन्या के हैं और केतु वक्री होते हैं, हमेशा वक्र, केतु की चाल वक्री होती है, और कन्या राशि में केतु नीच का होता है। तो मैंने बताया था कि कहा तक शायद नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में, जैसे मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं। अगर कर्क में मंगल वक्री हो जाए तो उच्च का फल देंगे, नीच का फल नहीं देंगे। उसी तरह से केतु कन्या राशि में उच्च का फल दे रहे हैं, कन्या में उच्च का फल मिल रहा है, नीच का नहीं। तो छठे घर में शत्रुओं को परास्त करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, गठिया संबंधी बीमारी नहीं होगी। मतलब कुल मिला के आप जो है शत्रु पक्ष से छठा घर आपका जो है लगभग मान के चले 80% ठीक है। अब हम बात करेंगे सातवें घर की। तो सातवें घर को बृहस्पति देख रहे हैं, उसे संतुलित करने की चेष्टा कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, उसे अच्छा कर रहे हैं, उसे सातवें घर को मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसे में जो है सातवां घर पार्टनर का होता है, पत्नी का होता है, सहभागिनी, सहयोगी, संतुलन। तो यहाँ बृहस्पति संतुलन बना रहे हैं, सब कुछ बृहस्पति के हिसाब से यहाँ पे ठीक है, सातवां घर यहाँ पे ठीक हो रहा है। अब चूँकि सातवें घर पे किसी की दृष्टि नहीं है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यहाँ देखिए आप शनि की 7, 8, 9, 10, किसी ग्रह की सातवें घर पे दृष्टि नहीं है। सातवें घर का स्वामी बस शुक्र जो है वो कमज़ोर है, तो वो दूसरे घर को तो मजबूत कर रहा है लेकिन सातवां कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ शुक्र को ठीक कर देंगे तो पार्टनर, वैवाहिक जीवन वगैरह बिल्कुल पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आठवें घर की। तो आठवें घर का स्वामी मंगल है। अब मंगल आठवां घर निगेटिव होता है। अब एक चीज़ और आप लोग जान लें कि कोई भी ग्रह जब निगेटिव ग्रह शनि, राहु, मंगल, ये माइनस प्लेनेट हैं, ये माइनस कंडीशन में रहे, यानी छठे में रहें, आठवें में रहें, त्रिकोण में कहीं भी रहें तो ये अच्छा फल देते हैं, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन कोई पॉजिटिव ग्रह जब निगेटिव घर में आ जाता है तो वो पूरी तरह से पॉजिटिव निगेटिव होता है। लेकिन अब एक और कोई निगेटिव, मतलब जैसे मंगल निगेटिव ग्रह है, मान लीजिए मंगल निगेटिव ग्रह है, मान लीजिए यहाँ के स्वामी होते और यहाँ होते, पॉजिटिव के स्वामी होके निगेटिव में आ जाते तो ये घर और पॉजिटिव हो जाता। ये मंगल यहाँ होते, अगर मंगल माइनस है, मंगल माइनस गया और वृश्चिक राशि यहाँ होती, ये प्लस है। अब ये यहाँ का स्वामी माइनस है, माइनस ग्रह का स्वामी माइनस में जाके प्लस हो गया, तो इसलिए ये घर और ज़्यादा प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है फिलहाल। आपको इसे बार बार देखना होगा, बहुत बार देखना होगा, और हम रोज़ बनाते रहेंगे इस वीडियो, इस तरह से रोज़ अलग अलग राशियों के हिसाब से। मैं समझता हूँ 12 राशियों का हम बनाएंगे, मैं 12 लग्नों की कुंडली बनाएंगे, तो आप निश्चित ही कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे, और आप अपनी भी कुंडली भेजेंगे तो उसे भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे आठवां घर, वैसे कहा जाए तो आठवां घर मजबूत है, क्योंकि मंगल निगेटिव से निकल के निगेटिव में ही है, तो पॉजिटिव आठवां घर मजबूत है। लेकिन ये मजबूत होना इसका नुकसानदायक है, क्योंकि ये कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसको अब शनि का संतुलन यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ तो कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और आठवें घर के पुरातत्व के देवता हैं शनि, अष्टम घर के देवता है, तो इसलिए आठवें घर को वो संतुलित कर रहे हैं।
कमज़ोर कर रहे हैं। तो 8वां घर कमज़ोर हो रहा है, इसलिए शुक्र थोड़े से यहाँ पे ताकतवर हो रहे हैं। लेकिन इसका स्वामी मजबूत है, इसीलिए शनि और मंगल की जंग यहाँ पे चल रही है। लेकिन कुल मिला के फिर भी हम इसे कहेंगे कि ये 50% है, 50% से ऊपर होना भी नहीं चाहिए ये कभी। ये 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि ये परसेंटेज हम इसलिए बता रहे हैं कि ये अगर 50 से नीचे आए तो आपके जीवन में जो है कष्ट पैदा होने शुरू हो जाएंगे उस जगह से संबंधित। अब हम 9वें घर की बात करेंगे। 9वां घर क्या कहता है? 9वां घर का स्वामी है बृहस्पति। वो अपने घर को देख रहा है, 9वें घर को बलवान बना रहा है, बहुत ताकतवर बना रहा है। लेकिन बुध को देख रहा है शत्रु दृष्टि से, तीसरा घर कमज़ोर कर रहा है। बुध यहाँ बलवान बना रहे हैं, लेकिन बुध को यहाँ पे कमज़ोर कर रहा है। बृहस्पति शत्रु दृष्टि से देख के बुध को कमज़ोर कर देता है। तो यहाँ पे जो है बुध, देखिए बुध जो है बृहस्पति के शत्रु नहीं है। बुध अगर बृहस्पति को देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बृहस्पति बुध को देखेगा तो नुकसान करेंगे। बुध के घर में बृहस्पति ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब क्योंकि बुध जो है, बुध का घर जो भी है, कन्या का और मिथुन के बृहस्पति बुरे नहीं होते, अच्छे होते, क्योंकि बुध जो है बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, इसलिए उनको वो जैसा चाहे स्वतंत्रता से अपना कार्य करते हैं। परंतु बृहस्पति के घर में अगर बुध हो जाते हैं तो बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं। एक तो दृष्टि भी डाल रहे हैं और अपने घर में किराए पे रखे हुए, उनको दबा के भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आके बुध हो गए कमज़ोर। बुध कमज़ोर तो तीसरा घर भी कमज़ोर, छठा घर भी कमज़ोर। तो जो हमें यहाँ पे हम मान के चले थे 75%, तो उसको बुध बृहस्पति की दृष्टि ने जब बृहस्पति ने जब बुध को देखा, उसकी राशि में बैठी होने की वजह से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 20, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये हो गया, अब ये यहाँ पे हो गया 55%। मतलब जो अच्छा फल था 75 का, 75 की जगह 55% हो गया। तो इस तरह से हमें परसेंटेज निकालनी होती है, कौन सा घर कितने % का है, कौन सा घर कितने % काम कर रहा है, कितना % बलवान है, ये हमें देखना होता है। अब हमें देखना है 10वां घर मंगल के। खैर मंगल के विषय में बात करें तो मंगल को हमने बात कर ली। तो मंगल तो देख ही रहे थे, इसे करके पराक्रम दे रहे हैं, बलवान कर रहे हैं, और 9वें घर को ठीक भी कर रहे हैं। बृहस्पति देख रहे हैं, 9वां घर भी ठीक है। तो 9वां घर बहुत अच्छा है। 9वां घर को हम 80% में फिर भी लेके चलेंगे, क्योंकि उसका राशि का स्वामी स्वयं देख रहा है, उसका मित्र भी वहाँ बैठा हुआ है। तो 9वां घर धर्म का घर, भाग्य, मतलब ये व्यक्ति किस्मत से सब अच्छा है। इसका किस्मत सबसे अच्छा देखा जाए तो किस्मत इसकी बहुत अच्छी है, किस्मत से अच्छा होगा। अब करें कर्म क्षेत्र, तो कर्म का स्वामी कौन है? सूर्य। कर्म का घर कौन सा है? 10वां, पिता का है। पिता का स्वामी कौन है? सूर्य। पिता के स्वामी सूर्य हैं। पिता के स्वामी सूर्य है, पिता का भाव भी 10वां है। सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सूर्य वहाँ पे बैठ के अच्छा फल देंगे, कर्म अच्छा होगा। और सूर्य स्वामी किस घर के हैं? कुंडली में 8वें घर के स्वामी हैं, 5वें घर के स्वामी हैं। 5वें घर के यानी संतान के घर के स्वामी। संतान पक्ष से भी अच्छा लाभ मिलेगा, दिमाग व्यापार में अच्छा काम करेगा, नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी बेरोजगार होंगे तो नौकरी लगेगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा। अब इसके व्यवसाय अच्छा चलना, नौकरी का अच्छा चलना, इससे मतलब नहीं कि आपके पास धन ज़्यादा आएगा। धन का कोई विशेष पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर्म अच्छा करते हैं और
कर्म आपका अच्छा होगा, नौकरी होगी तो आपको जो है लाभ तो मिलेगा ही आपको। लेकिन कुछ लोगों को अपने कर्म का ही लाभ नहीं मिलता, जीवन भर कर्म तो करते रह जाते हैं लेकिन कर्म का लाभ नहीं मिलता। वो उस अवस्था में नहीं मिलता जब कर्म का स्वामी कहीं कमजोर हो। अब कर्म का ग्रह तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे शनि कमजोर हो जाते, शनि हो जाते यहाँ पे। अब 10वें घर को देख तो रहे यहाँ से, लेकिन वो खुद तो कमजोर हैं। वो देख के क्या कर लेंगे, पीड़ित होके आप जैसे अपने घर से बाहर निकल के मायूस होकर अपने घर को देख रहे हैं, क्या कर लेंगे? आप उसके मालिक नहीं रहे, घर को टूटता हुआ देख रहे हैं अपने आँख के सामने से, लेकिन आप ताकतवर नहीं है कि उसको रोक सकें। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कर्म जीवन में करता रह जाता है लेकिन उसको कोई फल नहीं मिलता। तो कर्म का स्वामी अगर कमज़ोर होगा, लेकिन यहाँ कर्म का स्वामी मजबूत है, अपनी राशि का है शनि, शनि यहाँ है, तो कर्म का क्षेत्र बड़ा बलवान होगा, कर्म बढ़िया होगा, भाग्य अच्छा होगा, नौकरी व्यवसाय और सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारी बातें हम एक ही वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं। बहुत सारी कुंडलियों ग्रहों से छठे ग्रह भी शत्रु होता है, कौन सा दिव्यत्र होता है, एक एक करके अलग अलग कुंडलियों में डिस्कशन जैसी जैसी चीज़ें आती जाएंगी हम आप लोग को उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। आप लगातार इसे देखिए। हमने 10वें भाव को देख लिया, अब 11वें भाव के ऊपर बात करते हैं। तो 11वां भाव में शनि बैठा है स्वयं अपनी राशि का। तो 11वां भाव लाभ भाव मजबूत है, स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। लाभ में प्राप्त किसी भी चीज़ की लाभ की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। लाभ भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। अब रहा 12वें घर में राहु बैठा है। 12वें घर में राहु, अब मान लीजिए भोग विलास सुख के घर में राहु जहाँ रहता है वहाँ नष्टि भ्रष्टि करते हैं। तो राहु जो है 12वें घर को उन्होंने पूरी तरह से मतलब व्यय होता ही रहेगा, खर्चा होता रहेगा, बरकत नहीं होगी, किसी कार्य में बरकत नहीं होगी, कोई भी आपकी जमा पूंजी कर ही नहीं पाएंगे, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, खर्चा होता रहेगा आपका बहुत। तो 12वां घर जो है राहु का 12वें घर में होना, आप भोग विलास भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा आएगा और बीमारियों में ही जाएगा या झगड़ों में जाएगा। सबसे ज़्यादा तो इसमें कमी आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। कहीं मोबाइल टूटा करेंगे आपके, अक्सर टीवी खराब, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप अपने नाम से कोई भी कार्य करें लेंगे जाओ, वो भी आपके नाम से होंगी चीज़ें, वो सब आपकी नुकसान होती चली जाएंगी। तो ये रहा 12 घरों का, हमने एक संक्षिप्त विवरण बताया। हम अब नई वीडियो के साथ कल आपके सामने नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप फॉलो कीजिए। हम आपको निश्चित ही ये वादा करते हैं कि आप ज्योतिष को समझ पाएंगे, ग्रहों को देखना समझ पाएंगे, कुंडलियों को समझना कम से कम इतना तो आप सीख लीजिए। जैसे सिर में दर्द होता है तो पता है कौन सी गोली खानी है, खा लेते हैं। बहुत बड़ा काम हो तो किसी ज्योतिष के एक्सपर्ट के पास जाइए, लेकिन कम से कम जनरल अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो कम से कम जागृत होइए, बढ़िए आगे और इसको भी जानिए। राधे राधे।